जय हिंद साथियों। तो आरपीएफ कांस्टेबल आपका जो पेपर है जिसमें बहुत कम दिन बचे हैं, मैं कहूंगा बहुत चुनिंदा समय बचा है, तो इस कम समय में साथियों आपको ऐसे टॉप लेवल के मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं साथियों, जिन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं, इनको अच्छे तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो साथियों 100% आपका पेपर निकल जाना चाहिए। ठीक है ना। तो साथियों सबसे पहले यहां पर जीएस के आपके सामने लगभग 50 सवाल होंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के भी मैंने लिए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीजनिंग आप लोग देखेंगे और मैथ आप लोग देखेंगे। तो साथियों अगर अंतिम रूप से आपने सोच लिया है कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में 100% सिलेक्शन आपको लेना है, तो ये समझ लीजिए इस क्लास का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। और जितने सवाल आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, और जितने नहीं आते हैं उन सभी सवालों को तैयार करिएगा, और जितने सवाल आपको आते हैं उनका आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहला सवाल है कह के भारत का जो राष्ट्रीय गान है यानी कि जनगण मन, ये सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया था? तो मैं कहूंगा सबसे पहले कहां पर, तो कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता में गाया गया था, लेकिन कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि पोवदास राज्य का एक लोक नृत्य, यानी कि जो पोवदास लोक नृत्य है ना, ये कहां पर किया जाता है? तो मैं कहूंगा ये महाराष्ट्र में किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो इनमें से साथियों मैं कह सकता हूं कि जो काली पूजा है ना, काली पूजा, ये अमावस्या के दिन ही साथियों इसका आयोजन किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए जल्लीकट्टू साथियों क्या, ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जल्लीकट्टू की जब हम साथियों बात करते हैं, क्या ये एक टैग खेल है? नहीं, सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। बिल्कुल सही आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके लोसुंग त्योहार साथियों कहां का लोकप्रिय, यानी कि लोसुंग त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो अगर आपका जवाब साथियों क्या है, अगर आपका जवाब सिक्किम है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। आप लोग ध्यान रखेंगे लोसुंग त्योहार की अगर बात करें तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि मिंजर मेला इनमें से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? तो ये साथियों कहां पर मेला लगता है? ये हिमाचल प्रदेश में मेला लगता है। इस मेले का नाम क्या है? मिंजर मेला इस मेले का नाम है। उसके बाद देखिए भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो ये तो साथियों सरोद वादक हैं, जो इनके नाम की अगर बात करें अमजद अली खान, ये सरोद बजाया करते थे, ये सरोद वादक थे। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग साथियों चैनल पर नए हैं और आरपीएफ कांस्टेबल में 100% आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब साथियों कर दीजिए, ठीक है ना। और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन साथियों खुद ब खुद मिलता रहेगा। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें करके भारतीय युद्ध कला थांगता, क्या ये भारतीय युद्ध कला है, इसका नाम है साथियों थांगता, ये किस राज्य की है? तो ये किस राज्य की? ये साथियों मणिपुर की है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बनारस घराने से संबंधित हैं, तो बनारस घराने से साथियों कौन संबंधित है? आप सभी लोगों को याद रखना है कि सिद्धेश्वरी देवी इनका नाम है और ये बनारस घराने से ही संबंधित है। अगला सवाल देखिए कि मैड्रिड कहां की राजधानी है साथियों, बताइए। तो मैड्रिड कहां की राजधानी है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। कहां की है साथियों? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, मुझे बताइए। तो अर्जेंटीना की राजधानी साथियों ब्यूनस आयर्स है। क्या अर्जेंटीना की राजधानी की अगर बात करें साथियों तो ब्यूनस आयर्स है। अगला सवाल देखिए कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? फटाफट मुझे बताइए साथियों। यहां पर जीएस की अगर बात करें और प्लस करंट अफेयर की अगर बात करें तो पूरे 50 सवाल मैंने लिए हैं। उसके अलावा साथियों कुछ क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग के लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने मैथ के लिए हैं। आपकी साथियों जो परीक्षा है जनवरी महीने से, जो आपकी परीक्षा आरंभ है साथियों, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और मैं कहूंगा सिलेक्शन के लिए आपकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी होना चाहिए और मैथ भी बहुत अच्छी होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन साथियों मैथ के। आप कोशिश करिए कि तकरीबन इसमें 65 क्वेश्चन पर आप जीत हासिल करें, यानी कि 70 प्रश्नों में से 65 क्वेश्चन यहां कर लीजिए, और अगर 50 क्वेश्चन साथियों आते जिसमें जीएस और करंट अफेयर आती है, तो कुछ नहीं कुछ
नहीं साथियों, अगर आप 27 से 28 भी सवाल यहां पर कर ले गए कम से कम, तो 28 और 65 साथियों कितने हो गए, ये आपके हो गए साथियों 93। तो 93 हो गए, ये मैंने बिल्कुल कम से कम बताया है साथियों, बिल्कुल कम से कम, क्योंकि हर एक बच्चा ये समझ लीजिए 30 के आसपास का स्कोर तो यहां कर ही लेगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो रीजनिंग और मैथ पर पूरा जोर डाल दीजिए और जीएस को भी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते जाइए, करंट अफेयर को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये डेली साथियों एक्सपेक्टेड आपका मॉडल पेपर होता है। मैं कहूंगा साथियों डेली अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो आपके बहुत सारे, ये समझ लीजिए बहुत फायदा आपको मिलेगा और बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चंस आपको यहां से इन क्लासेस से मिलेंगे और आपका एग्जाम साथियों क्रैक हो जाएगा। चलिए, तो झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो झीलों की नगरी की अगर बात करें साथियों उदयपुर को कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, यह सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अजंता में 29 गुफाएं, कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। अगला देखिए कि गुप्तकाल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो किसने साथियों किया था, आपसे यह पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। फाहियान की अगर बात करें तो गुप्तकाल के दौरान चीन के जो फाहियान थे ना, इन्होंने भारत का भ्रमण किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, मुझे बताइए। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने, तो मैं कहूंगा अलाउद्दीन खिलजी ने यह काम किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है और बताइए राइट आंसर साथियों क्या होगा। देखिए अभी आपकी एज है, क्योंकि कुछ साल बाद अब ये वैकेंसी अगर बात करें 2018-19 की है, पिछली वाली वैकेंसी अब इतने सालों के बाद साथियों अब आ रही है और ये एक ऐसी वैकेंसी है, ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें बहुत अच्छी जॉब है ये साथियों। आपकी स्टेशन पर ही जॉब लगेगी, आपके पास वर्दी होगी, आपको एक घंटे दिए जाएंगे कि भाई 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है। ये बहुत अच्छी, इसमें कोई मेहनत वाला, बहुत अधिक मेहनत वाला तो काम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नजर आपकी तेज होना चाहिए कि भाई पूरे स्टेशन पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब जो एक तरीके से जो आवागमन है सब कुछ प्रॉपर है। तो ये आपकी ड्यूटी होती है, ठीक है। आप इसको साथियों एक तरीके से अपना सिलेक्शन निश्चित कर लीजिए। निश्चित तभी हो पाएगा जब आपकी रीजनिंग पर, मैथ पर और साथियों जीएस पर और करंट अफेयर पर थोड़ी बहुत कमांड होगी। तो साथियों ये क्लास आप लोग अगर डेली लेते हैं तो एग्जाम तक आपकी इतनी तैयारी मैं करा दूंगा कि आपका कम से कम साथियों सिलेक्शन हो जाए। भले आप टॉप रैंकर्स की श्रेणी में ना आए, लेकिन आपका सिलेक्शन साथियों हो जाए। चलिए अगला सवाल देखिए करके, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे इक्तादारी के नाम से जाना जाता है। यह शब्द आपने बहुत सुना होगा और आज आपने जान लिया कि इक्तादारी आखिर होता क्या है। देख लीजिए, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, यही तो साथियों इक्तादारी है। उसके बाद देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो साथियों क्या प्रतीक था, यह आपको मालूम होना चाहिए। मैं कहूंगा कमल और रोटी इसका जवाब हो जाएगा। यानी कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। अगला देखिए, नाना साहेब का साथियों वास्तविक नाम क्या था, तो इनका नाम वास्तविक क्या था साथियों, धोंदू पंथा। क्या नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था, धोंदू पंथा। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। मंगल पांडे सिपाही थे, तो मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, नहीं 25वीं भी नहीं साथियों, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। कौन, मंगल पांडे। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कह रहे बथुकम्मा उत्सव साथियों मनाया जाता है, तो ये कहां पर मनाया जाता है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहां पर साथियों बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है, तो कोंकण तट की अगर बात करें साथियों ये दमन से गोवा तक का है। कहां से, ये साथियों दमन से गोवा तक का है, आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है कि कोई संगठन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये साथियों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। जो सीमा सड़क संगठन है ना, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, कलपक्कम में स्थित है। कहां पर, कलपक्कम
मक्कम में स्थित है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए एक विषुव एक वर्ष में 2 बार आता है। कितनी बार आता है साथियों? 2 बार आता है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है? बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों? निहारिका परिकल्पना नहीं, द्विआधारी सिद्धांत नहीं, महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी की बात चल रही है। मैं कहूंगा बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी की ही बात चल रही है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल देखिए साथियों, सभी सब्जेक्ट का पूरा निचोड़ लिया है क्योंकि 50 ये सबसे दमदार क्वेश्चन है, चाहे वो जीएस के हों और साथियों चाहे वो करंट अफेयर के हो। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और यही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? क्या ये साथियों शिक्षा मंत्री थे? तो शिक्षा मंत्री नहीं थे साथियों, ये कानून मंत्री थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी कि अगर बात करें जो भारतीय संविधान का जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। कौन थे साथियों? बी एन राव थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सी प्रथा, क्या कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? मुझे बताइए। चलिए, तो कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की भारत की देन है? तो मैं कहूंगा शून्यकाल आपका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो साथियों किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? आप लोग ध्यान रखेंगे, गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। जितने भी क्वेश्चन साथियों मैं आपको करवाऊं सभी के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं और सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब है साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनकी सबसे ज्यादा संभावना है आपके एग्जाम में आने की। तो अगर आपके पास साथियों समय कम है या आपने थोड़ी सी कम पढ़ाई की है तो मैं कहूंगा इस कम समय को बहुत अच्छे से साथियों आप उपयोग कीजिए। इसका दुरुपयोग मत कीजिए, इसका साथियों सदुपयोग कीजिए और आप साथियों ये मॉडल पेपर करिए। डेली मैं कोशिश करूंगा एक मॉडल पेपर आपको देने की, इनको पढ़िए और अपने एग्जाम को साथियों पास करिए। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो साथियों जो प्रश्नकाल होता है ना, यही प्रथम विषय होता है। यानी कि संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय होता है वो प्रश्नकाल कहा जाता है उसको। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के अधिनियम करने के लिए एक अधिनियम आया? तो किसकी बात चल रही है? कौन से वर्ष की बात चल रही है? मैं कहूंगा 1956 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1956 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित करने के लिए एक अधिनियम था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो साथियों 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्या भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को? मैं कहूंगा बिल्कुल भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को साथियों 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। अगला सवाल देखिए करके, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में पारित किया गया था। यह आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर से साथियों 15 सवाल आप लोग देखने की कोशिश कीजिए करंट अफेयर के। कौन से? करंट अफेयर के सवाल आप लोग देखने की कोशिश करिए। चलिए, तो कह रहे हैं कि लोकपाल का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है अजय माणिकराव खानविलकर और इनको लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद ढोलकिया की अगर बात करें तो गोविंद ढोलकिया को ही साथियों सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों मार्च 2024 में फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो इनका नाम जयश्री दास वर्मा है और जयश्री दास वर्मा को ही फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष साथियों नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए कि गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा साथियों?
गुरुग्राम करेगा। कौन करेगा? गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी साथियों गुरुग्राम करेगा। साथियों देखिए, जो करंट अफेयर के सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वही मैंने लिए हैं। क्या साथियों? वही मैंने लिए हैं। तो इन सभी सवालों को आप तैयार करेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, जस्टिस याहिया आफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं? तो किसकी बात चल रही है? कहां के नियुक्त किए गए? ये साथियों पाकिस्तान के नियुक्त किए गए। यानी कि अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे याहिया आफरीदी को। उसके बाद देखिए, किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है? किस राज्य ने जीती है? मैं कहूंगा कर्नाटक राज्य ने ही 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। अगला सवाल है कि किस बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? क्या चल रहा है साथियों? क्या बात चल रही है? तो अगर हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक, यानी कि एचडीएफसी बैंक ने ही वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया साथियों? आकाश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका बी हो जाएगा। करके भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया है रूस या अमेरिका या साथियों चीन। तो मैं कहूंगा भारत का प्रमुख आयात स्रोत कौन सा देश बन गया है? तो चीन बन गया है। उसके बाद देखिए, भारत ने किस देश के साथ $3.5 अरब की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्या अगर बात करें फ्रांस की, अगर बात करें सॉरी यूएसए की अगर बात करें, तो यूएसए आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत ने यूएसए के साथ $3.5 अरब की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहां पर अगर बात करें, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B, ठीक है ना, 9B ड्रोन यानी कि 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन के लिए यूएसए के साथ $3.5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के तहत भारतीय सेना के 15 और सेना और वायु सेना के लिए 8 ड्रोन शामिल किए गए। ये आपको नहीं ध्यान रखना है। आपको जो सवाल बनेगा ना, वो सवाल साथियों यही बनेगा। या तो पूछ लिया जाएगा कि भारत और यूएसए के साथ कितने अरब डॉलर की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो आप बता देना $3.5 अरब। बस ये चीज। वैसे ये जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने बनवाया है, यहीं से साथियों सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला देखिए, किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है निकिता पोरवाल, और निकिता पोरवाल ने ही फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, यानी कि किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? केरल की बात चल रही है। यानी कि केरल राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था भाई। किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है, आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग यहां पर बता देंगे। चलिए, तो साथियों रश्मिका मंदाना इनका नाम है, और रश्मिका मंदाना को ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है साथियों? तेलंगाना में रखी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत और किस देश के बीच चौथी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? यानी कि भारत और किस देश की बात चल रही है साथियों? फटाफट आप लोग यहां पर बता देंगे। तो मैं कहूंगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। संशोधन का सुधार से वही संबंध है। तो अब साथियों यहां पर अगर बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, तो इन सभी के सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप यहां से साथियों कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे अपनी साथियों शिफ्ट में। चलिए, तो कह रहे हैं कि संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का किससे है? सराहना से है, निर्वासन से है, विस्मयाबोधक से है, संवेदनात्मक से है? तो मैं कहूंगा निर्वासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन सा निर्वासन से है। उसके बाद देखिए, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब साथियों दीजिए, कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही होंगे? देखिए, कह रहे कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो मान लेते हैं साथियों सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, यानी कि ये क्या हो गई?
ये बिल्लियां हो गई और सभी बिल्लियां क्या है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो ये साथियों कुत्ते हो गए, सभी बिल्लियां जो है ना वो कुत्ते हो गए। उसके बाद करके सभी कुत्ते हाथी हो गए, यानी कि सभी कुत्ते क्या हो गए, सभी कुत्ते हाथी हो गए। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि कोई भी हाथी गाय नहीं है, यानी कि ये कोई भी हाथी साथियों क्या, कोई भी हाथी क्या नहीं है साथियों, कोई भी हाथी गाय नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन कौन सा निष्कर्ष सही है यहां पर। यानी कि सभी बिल्लियां हाथी हैं, बिल्कुल सभी बिल्लियां जो है ना वो हाथी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और सभी हाथी बिल्लियां हैं, देखिए सभी हाथी बिल्लियां नहीं हैं, सिर्फ इतने ही हाथी बिल्लियां हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा निष्कर्ष केवल एक सही करता है, एक सही यानी कि एक अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि विकल्पों के 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं जिसमें तीन किसी तरह से समान है और एक असमान है यानी कि असंगत है, तो उस संख्या त्रिक का चयन करिए जो अन्य से असंगत है, यानी कि सबसे अलग रूल यहां पर कौन से में लगा हुआ है, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, पहला पॉइंट तो हमें दिख रहा है कि 6 चंग 36, 5 पंजे 25, 9 निम 81, 8 8 64, यानी कि अब ये इससे साथियों कैसे बना है, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। चलिए भाई देखिए, अगर अब यहां पर अगर बात करते हैं 6 छंग 36, यानी कि 6 की गुणा 6 से कराई तो 36 आ गया, और 36 की गुणा 6 से कराते तो क्या 216 आता है। देखिए जरा क्या 216 आता है, मेरे हिसाब से 216 ही आना चाहिए। 6 चंग 36 हो गया, 6 3 18, और बिल्कुल साथियों उसी प्रकार 5 पंजे 25 और 25 पंजे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब 729, यानी कि 9 का 9 से कराएंगे तो 81, 81 के 9 से कराएंगे 729 आएगा। 8 की गुणा 8 से कराते हैं तो 8 2 64, और साथियों 64 की गुणा 8 से कराते तो क्या आता है, देख लीजिए 4 8 32 हो गया। 6 चंग 36, 6 42, 6 48, और साथियों 51, यानी कि 512 यहां पर आना चाहिए, 412 है। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए डी वाला है, यानी कि ए बी सी में तीन एक लॉजिक लगा हुआ है, लेकिन डी वाले में थोड़ा सा अलग लॉजिक लगा हुआ है, इसलिए सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी वाला, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज वाला सवाल है, कह रहे कि 11 है, 29 है, उसके बाद 65 आ गया है, उसके बाद 137 आ गया है, उसके बाद 281 आ गया है, उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं ये 11 से 29 जो आपने बनाए हैं, अगर हम बात करें 11 दुना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसमें 22 को 29 बनाने के लिए 7 हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों 29 की गुणा अगर हम 2 से कराते हैं ना तो 58 आता है। 58 में अगर हम साथियों 7 प्लस कर देते हैं तो हमें 65 मिल जाएगा, बिल्कुल। 65 की गुणा 2 से कराते हैं तो 130 आता है। 130 में 7 प्लस कर देते हैं तो 137 आ जाएगा, बिल्कुल। उसी प्रकार मेरे हिसाब से 137 की गुणा 2 से होगी और फिर उसमें 7 प्लस होगा, और इसमें भी इसकी गुणा 2 से होगी और 7 प्लस होगा, तो ये काम करा लीजिए। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 4 और 1 5, इसमें 7 प्लस कर दीजिए साथियों, कितना आ जाएगा, 569 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि अगर 569 ऑप्शन में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल साथियों 569 ऑप्शन में हमें दिख चुका है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी था, बी था, खैर कुछ भी था, बी था। चलिए अब इस सवाल की अगर बात करें साथियों कि इस सवाल का आपका जवाब क्या हो सकता है, कह रहे कि देखिए दिए गए चित्र का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब बताइए। अब दो तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, एक आपसे पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब, क्या, एक आपसे पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब बताइए, और एक आपसे पूछा जाता है साथियों जल प्रतिबिंब बताइए, जल प्रतिबिंब बताइए। मान लीजिए ए का अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ए का क्या, ए की अगर बात करें ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये दर्पण रखा हुआ है तो ए का दर्पण प्रतिबिंब साथियों ए हो जाएगा। लेकिन ए की अगर बात करें जल प्रतिबिंब क्या होगा, अब दर्पण यहां पर रखा हुआ है तो जल में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बी की अगर बात करें, बी साथियों क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब, तो बी ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते बी की अगर बात करें जल प्रतिबिंब की अगर बात करें तो बी साथियों उसमें ऐसा ही दिखेगा। तो कुल मिला के ये छोटी सी एक चीज थी, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों सवाल की तरफ। इसका हमें क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब, इसका हमें निकालना है। देखिए तो एक काम करिए, देखिए y यहां पर है, ठीक है, तो y तो सब में ठीक बनी है, नहीं सब में नहीं, इसमें नहीं ठीक बनी हुई है,
ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। आर की अगर बात करें, आर कैसा बनेगा, आर कुछ ऐसा बनेगा, तो आर इसमें नहीं ऐसा बना हुआ है, इसमें ऐसा बना हुआ है और इसमें ऐसा बना हुआ है, यानी कि बी भी नहीं हो सकता, सी भी आंसर नहीं हो सकता। ई की बात करें ना साथ, तो ई अगर बात करें, ई कुछ ऐसे करके बनेगा, एक सेकेंड, ई की अगर बात करें, ई कुछ ऐसे करके साथियों बनेगा, तो ऐसा कहाँ, यहां भी बना हुआ है और यहां भी बना हुआ है, ठीक है। अगर बात करें, अब देखिए एम जैसा बना हुआ वैसा बना दिया, एम कैसा बनेगा, एम अगर ऐसा बना है तो जल में साथियों ये कुछ कैसा बनेगा, ये करके कुछ साथियों ऐसा बनेगा, ऐसे करके बनेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल सही हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या आपसे कहा जा रहा है, कह रहे कि निम्न में आरेख में पंचभुज जो है ना, पंचभुज ये एथलीटों को निरूपित करता है। ये सवाल मेरा फेवरेट है और एग्जामिनर का भी फेवरेट है, ये सबसे ज्यादा सवाल आपसे ये पूछता है वो। चलिए, यानी कि पंचभुज जो है ना वो एथलीटों को निरूपित करता है, षटभुज भारतीयों को निरूपित करता है और वृत्त पदक विजेताओं को निरूपित करता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। चलिए, तो जो कहे जा रहा है ना वो कर दीजिए। पंचभुज एथलीटों को दर्शाता है, पंचभुज कहां पर है, ये तो वर्ग हो गया, ठीक, सॉरी ये वृत्त हो गया, ये 1 2 3 4 5 ये पंचभुज आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पंचभुज है ना, पंचभुज ये सातों एथलीटों को दर्शाता है, क्या, ये एथलीट्स को दर्शाता है। उसके बाद कहा गया है कि जो षटभुज है यानी कि 6 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाले की अगर बात करें तो ये भारतीयों को दर्शाता है, क्या, ये भारतीयों को दर्शाता है। और वृत्त की अगर बात करें, ये पदक विजेताओं को दर्शाता है, जिन्होंने पदक जीत रखे हैं। तो सवाल अब देख लीजिए, आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि कितने भारतीय पदक विजेता तो है लेकिन एथलीट नहीं है, एथलीट नहीं है, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए, ठीक है। भारतीय तो है यानी कि इसमें 7 2 में से तो होना चाहिए, लेकिन पदक भी होना चाहिए उनके पास। तो 7 एक ऐसा नंबर है जो भारतीय भी है और पदक तालिका में भी है, तो 7 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट साथियों यहां पर है। साथियों, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए यहां पर अगर बात करें, ये चीजें आपको साफ साफ नजर आ रही होंगी। कह रहे कि उस पासे का चयन करिए जिन्हें दिए गए पासों को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो अब यहां पर ऑप्शन आपके सामने है। कहने का मतलब साथियों ये है, इसको सबसे पहले मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर दिख जाए। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ओपन पासा है। इस पासे को जब बंद किया जाता है इस टाइप में से, तो कौन कौन सा पासा बन सकता है। अब अगर हम ये चेक करें कि ये वाला पासा बन सकता है या ये वाला पासा नहीं बन सकता है, अगर हम साथियों ये चेक करें तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है के। अब अगर मैं देखूं कि यहां पर के का विपरीत क्या है, तो के का विपरीत है साथियों यहां पर एक्स। क्या विपरीत है, के का विपरीत है एक्स, यानी कि अगर के दिख रहा है तो हमें एक्स नहीं दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स आपका यहां पर होगा, ठीक है, ठीक है। एल लिखा हुआ है, एल की बात करें, एल का विपरीत पता क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि के का विपरीत एक्स और एच का विपरीत क्या हो जाएगा, बी, बचा एल, एल का विपरीत ओ। तो एल का विपरीत साथियों क्या है, ओ है, तो एल का विपरीत यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। बी की बात करें, बी का विपरीत एच है, एच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा साथियों बन सकता है, ए वाला बन सकता है। इसको देख लीजिए, के का विपरीत एल है, ठीक है ना, तो के का विपरीत यहां पर, सॉरी के का विपरीत थोड़ी ना, मतलब के का विपरीत हमें नहीं दिखाई होना चाहिए। के का विपरीत साथियों एक्स है, हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एल की अगर बात करें, एल का विपरीत ओ है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। एच का विपरीत बी है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला पासा भी बन सकता है इसकी मदद से। अब इसकी चेक करते हैं साथियों, इसको देखते हैं। एक्स का विपरीत के है, नहीं दिख रहा है, एच का विपरीत बी है, नहीं दिख रहा है, ओ का विपरीत एल है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला भी बन सकता है। इसको देखिए, एक्स का, ठीक है, एक्स का विपरीत के है। अब देखिए एक्स का विपरीत के हमें दिख रहा है, तो दिख रहा है तो ये वाला पासा नहीं बन सकता है, यानी कि मैं कहूंगा ए बी सी वाला पासा बन सकता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए, तो इसके नीचे ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ऑप्शन है। इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है इसमें। कहने के 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर साथियों मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई।
अब यहां पर अगर बात करें 5 व्यक्ति है ना, तो साथियों यहां पर हम बना लेते 5, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा वैसे बन गया, 1 सेकेंड देखिए, 1 2 3 4 और आके एक ये 5। कह रहे हैं कि साथियों श्वेता कार्तिक के बाईं ओर बगल में बैठी है और माही जेनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। जेनी सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है। अब यहां पर 3 लाइनें हैं। कौन कौन सी लाइनें? एक ये लाइन हो गई, ठीक है, एक लाइन ये हो गई, और दूसरी बात यानी कि दूसरी लाइन आपकी ये हो गई, ये यहां तक, और तीसरी लाइन आपकी ये हो गई, और चौथे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो जब आप दूसरी लाइन को देखोगे और तीसरी लाइन को देखोगे तो आपको इसमें कॉमन मिलेगा, जेनी कॉमन मिलेगा। तो इसलिए पहली वाली लाइन को आप अभी स्किप करिए, दूसरी वाली और तीसरी वाली को लिखिए। क्या कहा जा रहा है? कहने के जेनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर माही बैठी है। तो जेनी मान लेते कहां पर बैठा दें साथियों? जेनी मान लेते साथियों, जेनी यहां पर बैठा दें। जेनी यहां पर कह रहे हैं कि जेनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? माही बैठी है। तो साथियों माही 1 2 दूसरे स्थान पर माही यहां पर बैठ जाएंगी, माही यहां पर बैठ जाएंगी। कह रहे हैं कि जेनी सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है, यानी कि जेनी जो है ना, ये सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है, ठीक है। तो जेनी सुवर्णा कार्तिक, मान लीजिए सुवर्णा यहां पर बैठ गई, ठीक है, सुवर्णा यहां पर बैठ गई और कार्तिक यहां पर बैठ गए। तो जेनी जो है ना, वो सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठ गए। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा था कि कार्तिक के बाईं ओर बगल में बैठी है श्वेता। तो कार्तिक के बाईं ओर बगल में बैठी है श्वेता। अब एक बात यहां से क्लियर होती है, अगर हम कार्तिक को यहां पर बैठालते, कार्तिक को, तो कार्तिक के बाईं ओर बगल में जेनी बैठी है, श्वेता नहीं बैठ पाती। इसलिए कार्तिक को यहां पर हमारा बैठालने का फैसला बिल्कुल सही है। तो 5 लोग थे, पांचों को हमने बैठाल दिया। कह रहे सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर साथियों श्वेता बैठी है। तो आंसर आपका क्या? देखिए श्वेता ऑप्शन में है कहीं पर? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में श्वेता है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि LAWYER को LWEARYR लिखा जाता है, उसी प्रकार ADVICE को AVCDI लिखा जाता है, IE लिखा जाता है। तो आपको बताने के COURTS को क्या लिखा जाएगा। अब यहां पर एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जो लेटर्स यहां पर हैं वही लेटर्स यहां पर हैं, और जो लेटर्स यहां पर हैं वही लेटर्स यहां पर, यानी कि इन लेटर्स की मदद से ही साथियों क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले ये आप पता लगा लीजिए कि आखिर ये बना कैसे। तो LAW और YER ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये लिख लीजिए साथियों, L लिख लीजिए, W लिख लीजिए, और E लिख लीजिए, और A लिख लीजिए साथियों, और साथियों Y लिख लीजिए, और यहां पर R लिख लीजिए। अब देखिए ये पहला वाला बिल्कुल सेम जगह रखा है, ये वाला बिल्कुल सेम जगह रखा है, ठीक है। ये W यहां पर आ गया और ये A यहां पर आ गया, ठीक है ना। ये बात साथियों क्लियर है? कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब अगर बात करते हैं, नहीं सर तो अरे अच्छा ये ए इधर है, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, ये डब्लू तो यहां पर आया लेकिन ये ए यहां पर आ गया, ठीक है ना। और ये वाई की अगर बात करें, ये वाई यहां पर चला गया और साथियों ये ई यहां पर आ गया। तो यही चीज इसमें फॉलो होगी और यही चीज इसमें फॉलो होगी। देखिए COU, मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करिए, COURTS। तो साथियों देखिए सी यहां पर आ जाएगी और एस यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर बात करें, देखिए उसके बाद यहां पर अगर बात करते हुए साथियों देखिए ओ की अगर बात करें, ठीक है, ये जो ओ है अब इसमें ये बहुत दूर चला गया। पहले एक काम करिए, यू यहां पर आ जाएगा, ये चीज ना यहां पर आ जाएगी। और उसके बाद अगर बात करें साथियों यू के बाद एक तरीके से यहां पर टी आ जाएगा, टी के बाद साथियों ये आपका ओ हो गया और फिर यहां पर साथियों ये आर आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर ऑप्शन लिखा हुआ है? CUTORS में कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए मुझे आपका सही जवाब क्या होगा। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि साथियों 23 से जैसे 299 बनाया गया है उसी प्रकार 24 से साथियों क्या बनाया जा सकता है, ये आपको यहां पर बतलाना है। चलिए तो इसको भी साथियों हम लोग देख लेते। देखिए 23 की अगर 10 से गुणा कराएंगे तो 230 आ जाएगा। 23 की 11 से कराएं, 12 से कराएं, 12 से कराते हैं साथियों। देखिए जरा 23 की 12 से अगर गुणा करें तो 23 दूना 46 हो जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा, 6 आ गया, 7 आ गया, यानी कि 276 आया है। तो एक काम करिए 23 की गुणा 13 से कराइए, थोड़ा सा बढ़ती करा लेते हैं, ठीक है। 23 की गुणा किससे? 1 सेकेंड, चलिए देख लेते हैं हम लोग।
23 की गुणा किससे करा लेते हैं? 23 की गुणा साथियों 13 से करा लेते हैं। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा, 9 आ गया, 9 आ गया 2, बिल्कुल साथियों। यानी कि 23 की गुणा 13 से कराते हैं तो 299 आता है। तो क्या 24 की गुणा अगर 13 से कराएं तो क्या आता है, जरा देखिए तो कितना हो जाएगा साथियों? 24 3 आपका 72 हो जाएगा, 72 हो गया, ठीक है ना, 72 हो गया, और ये आपका 24 आ जाएगा, यानी कि 2 आ गया, 11 आ गया, 312 आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन में कहीं 312? एक बार देख कर बताइए। मैं कहूंगा बिल्कुल 312 है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। आपका आंसर जो होगा साथियों वो बिल्कुल सही हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए अगर लंबे सवाल आप करोगे जो जिनका कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार है, मैं कहूंगा अगर ये लेंथी सवाल आप कर ले जाते हैं तो ये समझ लीजिए लाखों बच्चों को आप पछाड़ दोगे, लाखों बच्चों को पछाड़ दोगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आपको बहुत ध्यान से इन सवालों को करना है। क्या बहुत ध्यान से साथियों इन सवालों को करना है, लेकिन इसको मैं साथियों छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा सवाल जो है ना वो साथियों एक बार दिख जाए। तो अब आपको साथियों पूरा सवाल यहाँ पर दिख रहा है। अब सवाल की इसकी साथियों हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये सवाल आपका कैसे होगा, कौन कौन से यहाँ पर चीजें लगी हैं। देखिए जरा, यानी कि अरविंद, कुणाल, निधि, पवन, साहिल, तान्या, तन्मय और सुनीता नाम के 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना। तो एक साथियों हम यहाँ पर क्या बना लेते, एक गोला हम यहाँ पर साथियों बना लेते, एक गोला, ठीक है। और कितने लोग, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। कहने के निधि साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। कुणाल, ठीक है ना, कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब एक काम करिए आप काम ये करिए, इसमें भी देखिए जब आप दूसरी लाइन पढ़ोगे ना ये वाली, कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और तन्मय पवन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसमें पवन पवन 2 बार आ रहा है, यानी कि इसको करने में सबसे पहले हमें आसानी होगी। तो देखिए भाई, कुणाल पवन के दाएं, यानी कि पवन के दाएं दूसरे स्थान पर कुणाल बैठे है, तो पवन को हम कहां पर बैठा ले, मान लीजिए पवन यहां पर साथियों बैठा जाता है। तो पवन की क्या बात की गई है साथियों, पवन के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 यहां पर कौन बैठेगा साथियों, यहां पर कुणाल बैठेगा, ठीक है, ये कहा गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि पवन के बाएं तीसरे स्थान पर तन्मय बैठा है, यानी कि 1 2 3 यहां पर कौन बैठा है साथियों, यहां पर तन्मय बैठा है, ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि सुनीता जो है ना ये तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं बगल में बैठी है, तो तन्मय के बाएं कौन बैठी है साथियों, तन्मय के साथियों बाएं कौन बैठी है, तन्मय के बाएं सुनीता बैठी है, तो यहां पर सुनीता बैठ जाएंगी। तन्मय के सुनीता गलत लिख गया, एक सेकेंड, हाँ, तन्मय के बाएं कौन बैठी है, तन्मय क्या कहां पर गया भाई, तन्मय के बाएं सुनीता बैठी हैं और अरविंद के दाएं बैठी हैं, यानी कि अरविंद जो होगा अरविंद यहां पर आ जाएगा, अरविंद के दाएं बैठी हैं। देखिए अरविंद के दाएं हो गई और तन्मय के बाएं हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई। कहने के तान्या अरविंद के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, तान्या जो है ना, तान्या तान्या कहां पर है पहले देखिए जरा, तान्या अरविंद का, अच्छा अरविंद को देख लीजिए, अरविंद के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी हैं तान्या, यानी कि 1 2 3 यहां पर कौन बैठेंगे, यहां पर तान्या जी बैठेंगी, ठीक है। अब अगर बात करते हैं साथियों पहली लाइन पे आ जाइए, कह रहे कि निधि साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर, अब देखिए 2 चीजें खाली हैं, एक ये और एक ये, तो अगर हम साहिल को यहां पर बैठालते हैं तभी तो साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर निधि बैठ पाएंगे, यानी कि निधि यहां पर बैठ जाएंगी। तो 8 लोग थे, 8 को हमने बैठाल दिया। सवाल पूछा जा रहा है कि निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है, तो निधि कहां पर है, निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है साथियों, पवन बैठा है, तो पवन आपका आंसर होगा। अब देखिए पवन कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के अब इसको डिक्शनरी के क्रम में आपको लगाना है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए SEA SEA SEN SEA SEI, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, SEL या SET SES, मैं कहूंगा ये वाला सबसे पहले आएगा 4, उसके बाद SEAT पहले आ जाएगी, S 19 पर आता है, T 20 पे आता है, यानी कि 1, फिर साथियों 2 आ जाएगा यहां पर, और उसके बाद साथियों ये 5 वाला आ जाएगा, 5 आ गया, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा। मैं कहूंगा 41,253 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अब इसको मैं बड़ा कर देता हूं,
दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर साथियों आ सकता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है DNKB, उसके बाद आ गया है GQNE, उसके बाद JTQH और उसके बाद MWTK। तो आपको बताने कि उसके बाद कौन से 4 लेटर यहां पर आएंगे। अब इसको करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूं, D है, D 4 पर होता है, ये 7 हो जाएगा। यानी कि D से G हुआ है, यानी कि कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। G से J हुआ है, 3 बड़ा है। J से M हुआ है, 3 बड़ा है। तो M से अगर 3 बढ़ाएंगे तो सातों P आएगा। P एक तो यहां पर है, यहां पर है सातों, और यहां पर है। N से क्या हुआ है, Q, यानी कि 3 बढ़ाया है। Q से क्या हुआ है, T, यानी कि 3 बड़ा है। T से यहां पर W, यानी कि 3 बड़ा है। अब 3 बढ़ाएंगे तो यहां पर Z आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, Z आ जाएगा। Z एक तो यहां पर है और एक साथियों यहां पर है। उसके अलावा अगर बात करें K 11 पर होता है, K से N हुआ है, यानी कि 3 बड़ा है। फिर साथियों 3 बड़ा है और फिर 3 बड़ा है, यानी कि फिर 3 बढ़ेगा तो साथियों मैं कहूंगा W आ जाएगा। क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो PZW कहां पर लिखा हुआ है, PZW ऑप्शन नंबर साथियों ए में लिखा हुआ है। तो यहां पर आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, देखिए सवाल को साथियों और बता दीजिए कि आपका यहां पर सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय कहता है। अजय क्या कहता है, अच्छा अजय एक महिला से कहता है, मनीष की तरफ संकेत करते हुए कहता है महिला से एक अजय। अजय कहता है कि वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। देखिए अजय कहते हैं वह मेरी बेटी की माँ। अब अजय की बेटी की माँ कौन हो जाएगी, उस अजय की पत्नी हो जाएंगी। तो अजय की पत्नी के पिता, अजय की पत्नी के पिता, अजय की पत्नी के पिता यानी कि अजय के ससुर जी का बेटा है। तो अजय के ससुर जी का बेटा कौन होगा साथियों, अजय का साला ही तो होगा। कौन होगा, ये अजय का साला ही तो होगा। तो अजय का मनीष से क्या संबंध, यानी कि मनीष साला होगा, अजय कौन होगा साथियों, ये जीजा होगा। तो कह रहे कि मनीष क्या कहेगा अजय को, ये तो साथियों जीजा जी कहेगा। तो जीजा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगले नंबर का सवाल है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, अब आपके सामने मैथ के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो सभी के सभी इन मैथ के क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए कह रही कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। क्या कहा जा रहा है, देखिए मान लेते हैं साथियों, अगर बात करते हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं, यानी कि एसपी लिख सकते हैं। और अगर यहां पर बात करें क्रय मूल्य की, अगर बात करें क्रय मूल्य को हम साथियों कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, यानी कि सीपी लिख सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना अगर कर दिया जाए तो साथियों हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस का हमने 3 गुना कर दिया, ठीक है ना। और 3 गुना होने पर लाभ जो है ना वो साथियों लाभ कितना हो जाता है, लाभ 4 गुना हो जाता है। तो प्रॉफिट की अगर बात करें, प्रॉफिट पी प्रॉफिट हम देखते हैं इसको, ठीक है, पी से मतलब प्रॉफिट, तो ये 4 गुना हो जाता है। अच्छा पता है लाभ, ये लाभ है, ये विक्रय मूल्य है। तो यहां पर अगर साथियों हम क्या कर दें, माइनस कॉस्ट प्राइस कर दें, क्योंकि होता तो यही है ना। देखिए साथियों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, यही तो होता है। तो यही चीज तो हमने यहां पर लिखी है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, बराबर क्या है, बराबर साथियों आपका लाभ है। तो ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगर बात करें साथियों 3SP हमने यहां पर लिख दिया, माइनस CP यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका ये हो गया। अब देखिए ये चार चार लिख दिया, ये क्या है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट की जगह पर यहां पर साथियों हम लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अरे भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब देखिए साथियों यहां पर से क्या ये बन जाएगा, ये साथियों आपका 3, ठीक है, 3 विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 4 की गुणा होगी एसपी से। तो साथियों ये 4SP हो जाएगा, माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका, ये साथियों CP हो जाएगा। अब देखिए ये 3CP है, ये 4SP है, सॉरी ये 3 यानी कि 3 गुना विक्रय मूल्य का, ये 4 गुना विक्रय मूल्य का है। तो साथियों अगर 4 गुना विक्रय मूल्य में से, क्या 4 गुना विक्रय मूल्य में से 3 गुना विक्रय मूल्य को घटाया जाता है तो कितना बचता है साथियों, 1 विक्रय मूल्य बचता है, ठीक है। अच्छा यहां पर जो है ना ये साथियों माइनस का क्रय मूल्य है, ये माइनस का 4 गुना विक्रय मूल्य है ना, ये इधर आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये साथियों आपका हो गया, ये बात क्लियर है। अब यहां पर क्या बचा है, 4 विक्रय मूल्य में से 3 विक्रय मूल्य में जाएगा तो 1 विक्रय मूल्य बचेगा। 1 विक्रय मूल्य बराबर साथियों कितना आ जाएगा आपका, 4CP में से 1CP जाएगा तो 3CP बच जाएगा। तो साथियों 3CP यहां पर आपका ये बच चुका है। अब देखिए
ये विक्रय मूल्य हो गया, ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये यहाँ पर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये 3 हो गया और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। यानी कि विक्रय मूल्य अगर 3 है तो साथियों क्रय मूल्य कितना होगा, 1 होगा। तो जब किसी चीज को 1 रुपए में खरीदा और बेचा जा रहा है 3 रुपए में, तो जाहिर सी बात है 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, नीचे क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य कितना 1 है, तो साथियों ये 200 हो जाएगा, यानी कि 200% प्रॉफिट है। तो इस सवाल को आप कुछ ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त लाभ कितना होगा, तो लाभ साथियों 200% होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, उनका महत्तम समावर्तक साथियों 4 है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए, कभी भी आपको साथियों क्या दे रखा हो, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा हो, क्या दो संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा हो और आपको दे रखा हो साथियों HCF, तो आपको पहली संख्या भी पता चल जाएगी, आपको दूसरी संख्या भी पता चल जाएगी। क्या करा दो, दोनों का गुणा करा दो। यानी कि पहली संख्या निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहला अनुपात गुणा HCF, HCF कितना है 4, और दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरा अनुपात लिखना पड़ेगा और HCF लिखना पड़ेगा जो कि 4 है। तो 11 चौक 44 हो जाएगा और 17 चौक 68 हो जाएगा, यानी कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो ये चीज आपको साथियों समझ में आ गई। अब देखिए, लघुत्तम LCM आपसे पूछा जा रहा है, बहुत आसान है। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM और बराबर साथियों HCF, ये आपने सुना होगा। LCM आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों LCM आपसे पूछा जा रहा है, गुणा HCF कितना है 4 है, पहली संख्या 44 है और दूसरी संख्या साथियों यहाँ पर 68 है। ठीक है ना। अब ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 4 आ गया, इसको कैलकुलेट करा लो, यहां से मैं हटा देता हूं इसको। अब इसको कैलकुलेट करा लो, आपको LCM मालूम पड़ जाएगा, इससे कट करेंगे 11 आ जाएगा। तो 68 की गुणा साथियों 11 से कराएंगे तो क्या चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी, मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर 748 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लघुत्तम समावर्त कितना निकलेगा साथियों, 748 निकलेगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि संख्याएं हैं A और B, B और C, और C और D के औसत क्रमशः कितने हैं, 9, 6, 4 हैं, और A और D का औसत आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर कहा गया देखिए कि A और B का औसत जो है ना वो 9 है, उसके बाद B और C का औसत कितना है, 6 है, और C और D का औसत कितना है, 4 है। मैं आपको एक समझाता हूं, उसके बाद आप समझिएगा। A और B का औसत का मतलब पता क्या होगा साथियों, A प्लस B, इसका औसत मतलब 2 से भाग, क्योंकि 2 नंबर है तो 2 से भाग करेंगे। कितना बताया गया है, 9 बताया गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि A प्लस बी का योगफल कितना हो जाएगा, तो 2 की गुणा 9 से कर दोगे, यानी कि 18 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि A प्लस बी का योगफल कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखिए B प्लस C का औसत कितना है, B प्लस C का औसत कितना है, 6 है। तो अगर इसका योग निकालेंगे तो साथियों 6 दुना कर देंगे, 12 हो जाएगा बिल्कुल। C प्लस डी की अगर बात करें, C प्लस डी की अगर बात करें, तो औसत कितना है, 4 है, 4 दुना 8, इनका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। यानी कि ये बात आपको समझ में आई है। चलिए, अब उसके बाद देखते हैं अगले स्टेप में साथियों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, आपको अब निकालना है कि A का क्या नंबर है और D का क्या नंबर है, फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, आपको औसत मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए जरा साथियों, A तो एक बार है, लेकिन B 2 बार है, C 2 बार है, D भी एक बार है। तो आप एक काम ये कर सकते हो साथियों, क्या आप ये काम कर सकते हो, देखिए A एक बार है तो एक बार लिख लिया, B 2 बार है तो इसको 2B लिख लिया, ठीक है ना। C की बात करें तो C भी 2 बार है, 2C लिख लिया, D एक बार है तो 1 लिख लिया। अब इनको लिख लिया, 18 प्लस 12 प्लस 8, 18 प्लस 12 प्लस 8 आपने लिख लिया। अब यहां पर अगर बात करें 2B 2C, 2 को एक काम करिए, 2 को साथियों कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, B प्लस C बचा, ठीक है, B प्लस C बचा, और ये A जैसे था वैसे लिख दिया, D जैसे था वैसे लिख दिया। इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा साथियों, ये 20 और 30, 38 यहां पर आ जाएगा, 38 आ गया ना, ठीक है। अब ये हो गया 2, और B प्लस C का मान क्या है, B प्लस C का मान साथियों 12 है, तो यहां पर आपका 12 आ जाएगा। और A प्लस डी जैसा है, A प्लस डी वैसा रखिए, ये क्या आ गया, ये 38 आ गया। 12 दूना 24, 24 इसमें से घटेगा तो आपका निकलेगा A प्लस डी। तो 38 माइनस 24 आपका हो जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 4। A प्लस डी कितना बचेगा, 4, ठीक है, और साथियों यहाँ पर 1, ठीक है। तो 14 ये इनका योग निकला है। इस 14 का अगर औसत निकालना हो तो 2 से भाग करेंगे, यानी कि 7 क्या हो जाएगा, ये आपका A प्लस डी का औसत हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि साथियों 1200 रुपए में क्या, यहां पर अगर बात करें बहुत ध्यान से इस सवाल को भी आप लोग देखेंगे। देखिए कह रहे हैं कि साथियों पी 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपए में बेचता है, क्यू का लाभ प्रतिशत कितना होगा, यह बात साथियों आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो देखते हैं साथियों क्या होता है। देखिए कह रहे हैं कि पी 1200 रुपए में, मतलब पी ने 1200 रुपए में एक वस्तु खरीदी है, इसको क्यू को 15% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 1200 रुपए का 15% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उसको 115% में बेच रहा होगा। तो देखिए जरा कितने की वो वस्तु बिकेगी। तो 115 गुणा 12 कर लीजिए साथियों, 5 दूना 10, दो एकम दो, 3 हो गया, दो एकम 2 हो गया, और ये एक एक 5 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, यानी कि तो साथियों 1380 रुपए में वो वस्तु बिकेगी। कितने रुपए में? 1380 रुपए में वो वस्तु बिकेगी। अब कहा जा रहा है कि फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में साथियों? 1449 रुपए में बेचता है। तो क्यू का लाभ कितना हुआ? तो साथियों जरा 1449 रुपए में बेचता है, देखिए जरा कितने रुपए बढ़ती में बेचता है। तो 9 आ गया, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा साथियों? 6, यानी कि 69 रुपए का साथियों यहाँ पर लाभ हुआ। इसको प्रतिशत में आपको बदलना है तो नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य साथियों एक तरीके से कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा साथियों? ये 1380 यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा, 1380 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2×12 2 नीम 18 हो जाएगा, 2×5 10 हो जाएगा, 69 से 69 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि 5% का लाभ होगा। तो 5% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मतलब क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, यानी कि अगर उसमें 11 भाग है टोटल तो 4 भाग भर जाता है 5 मिनट में। अगर 11 लीटर पानी है तो 4 लीटर पानी 5 मिनट में भर जाता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। यानी कि कुल बाल्टी कितनी होगी साथियों? कुल बाल्टी मान लीजिए वो बाल्टी है, ठीक है, कुल बाल्टी में साथियों 11 लीटर पानी आएगा, ऐसे आप मान लो। और कितना भरा गया है साथियों? ठीक है, 4 भाग उसका जो है 4 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब खाली कितना है, शेष कितना बचा है? शेष पानी 7 बचा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो 4 भाग भरने में साथियों कितना समय लगता है? 5 मिनट लगता है। 4 भाग भरने में 5 मिनट लगता है। 4 भाग भरने में कितना मिनट लगता है? 5 मिनट लगता है 4 भाग भरने में। अगर मैं आपसे कहूं एक भाग भरने में कितना मिनट लगेगा? 5/4 मिनट लगेगा। ये 4 फिर इधर आ जाएगा। तो जब एक भाग भरने में 5/4 मिनट लग रहा है, ठीक है, अब यहां पर आंसर सेकंड सेकंड में है। तो एक काम करो, अगर मैं आपसे पूछूं एक भाग भरने में कितने सेकंड लगेंगे, तो इसकी गुणा 60 से कर दीजिए, इसकी गुणा 60 से कर दीजिए। या एक काम आप ये करिए, मैं आपको थोड़ा और सही समझा देता हूं। एक सेकंड, कह रहे हैं कि एक भाग भरने में 5/4 समय लगता है, तो साथियों 7 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो 7 भाग भरने में साथियों 5/4 हो गया, इसकी भी गुणा साथियों 7 से कर दीजिए। अब इसको एक काम करिए, 60 से गुणा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसको हमें यह भी मिनट में, इसको सेकंड में बदलना है। तो इसको कैलकुलेट करिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4×5 20 हो जाएगा, 15×5 75, 75 गुणा 7 आपका आ जाएगा। ठीक है ना? तो देख लीजिए साथियों कितना आ जाएगा, 7×5 35, 7×7 49, 50, 51, 52, यानी कि 52 आ गया। तो 525 सेकंड का समय लगेगा। कितना? 525 सेकंड का। अब 525 सेकंड की अगर बात करें, इसको अब साथियों किसमें, हम इसमें से देखें कितने मिनट की बात चल रही है। देखिए कितने मिनट और कितने सेकंड होंगे? 525 सेकंड है यहां पर। तो 525 की अगर बात करें, इसको 60 से भाग कर दीजिए एक बार जरा। तो देखिए क्या यहां पर साथियों आता है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकम 5 और 5×5 25 हो गया। इसको अगर साथियों कट करें, ठीक है, 2 से कट करें, 2 से नहीं होगा। या एक काम करिए साथियों, इसको थोड़ा सा जगह में ले लेता हूं, इसको यहां पर से हटा देता हूं। 105/12 आ गया। देखिए 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 12, 12×8 = 96, 12 नीमा 108, 12×8 = 96 हो गया। ठीक है ना? 12×8 = 96 आपका हो गया। और कितना बचेगा साथियों? ये इधर 5 है, 96, यानी कि साथियों आपका 9 बच जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 12×7 = 84, 12×7 = 84, तो 8 मिनट एक तरीके से अगर बात करें। ठीक है, 12×7 = 84, 6 बचेगा, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ाया, ठीक है, 12×5 = 60, यानी कि ये आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक, इतनी बात साथियों क्लियर है।
क्लियर है। अब इसकी अगर बात करते हैं, ये बात क्लियर है, तो 8.75 आया। इसका मतलब क्या, देखिए 8 मिनट, तो 8 मिनट तो सब में लिखा है, 75.75 का मतलब क्या होगा साथियों, 45 सेकंड। कैसे, 100 यहां पर अगर साथियों 100 होता ना पूरा, तो उसका 60 सेकंड होता, ठीक है। तो 50 होता तो आधा मिनट होगा, 75 होगा तो जाहिर सी बात है 45 सेकंड होगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर 8 मिनट 45 सेकंड है, मैं कहूंगा आंसर उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। यानी कि ए एक कार को 18 दिन में करता है, ठीक, यानी कि ए बी सी तीन लोग हैं साथियों यहां पर, ठीक है। कहने के ए एक काम को 18 दिन में करता है, ठीक है, तो ए एक काम को 18 दिन में करता है। बी उसके बाद कहा गया है साथियों ए प्लस बी, यानी कि ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 8 दिनों में वही काम कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जबकि बी और सी उस काम को करते हैं, बी और सी उस काम को करते हैं साथियों, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 6 दिन में वो काम कर लेते हैं। थोड़ा सा सही से लिख लेता हूं, एक सेकेंड। अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि ए की अगर बात करें तो ए किसी काम को सातों 18 दिन में करता है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर ए और बी दो लोग जब मिल जाते हैं, दोनों लोग, तो उस काम को सातों 8 दिन में कर देते हैं। और उसी प्रकार जब साथियों बी और सी मिल जाते हैं, बी और सी मिल जाते हैं तो उसी काम को 6 दिन में कर देते हैं। तो कहने कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा। देखिए अब हमें सबसे पहले टोटल काम निकालना होगा कि टोटल आखिर काम कितना है। तो साथियों एक ऐसा नंबर लेंगे जो 18 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, तो वो नंबर साथियों 72 हो जाएगा। 18 चौक कितना हो जाएगा, 72। 8 ठीक, 8 64, 8 नहीं 72 हो जाएगा। और 6 कम 6, 6 दूना 12, ठीक है। अब इसका मतलब पता क्या होगा साथियों कि ए एक दिन में 4 काम करता है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं। अब देखिए ए एक दिन में एक काम करता है, तो यहां पर माने ए एक दिन में एक काम करता है, सॉरी ए एक दिन में 4 काम करता है, तो यहां पर ए एक दिन में, ए और बी दोनों मिलकर 9 कर रहे हैं, और ए अगर 4 कर रहा है तो जाहिर सी बात है बी 5 ही तो करेगा, बी 5 करेगा। अब यहां पर देखिए बी अगर 5 करेगा तो सी कितना करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 12 कर रहे हैं तो साथियों ये जाहिर सी बात है 7 काम करेगा। दोनों मिलकर जब 12 कर रहे हैं और बी आपको पता चल गया कि 5 कर रहे हैं तो सी 7 करेगा। तो अब कहा जा रहा है साथियों, देखिए अब यहां पर अगर बात करें ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में साथियों कितना, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 7 काम करता है। तो ये तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 5 12 13 14 15 16, यानी कि एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। और टोटल काम कितना मैं आपको बता चुका हूं, 72 टोटल काम है। तो इसको साथियों आपको कैलकुलेट करना है। अगर इसको साथियों 8 दूना 16, 8 नीम आपका 72 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो 4.5 आ जाएगा। 4.5 को 4 सही 1/2 भी आप साथियों लिख सकते हो। तो 4 सही 1/2 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। डी में लिखा हुआ है तो साथियों ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल, आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें करेंगे, एक दुकानदार ने एक सोफा सेट को 12% की छूट देकर इसको 17,776 में बेचा। सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य यानी कि इसको 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए जब किसी दुकानदार ने सोफा सेट 12% की छूट पर दिया तो जाहिर सी बात है उसने इसको 88% में बेचा होगा। तो जब 88% में बेचा है तो इसको 17,776 रुपए में बेचा है। तो पूछा जा रहा है अंकित मूल्य बताएं, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे यहां पर साथियों पूछी जा रही है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 88 नीचे आ जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, 100% की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको साथियों आप क्या करिए, इसको आप कैंसिल करके मुझे बताइए। देखिए देखिए जरा, अगर हम 4 से कट करते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से कट करते हैं यहाँ पर साथियों 25 आ जाएगा। क्या ये 11 से कट हो रहा है, देखिए जरा, 11 एकम 11 कितना जाएगा साथियों, 6 जाएगा, तो ये 6 हो गया, 11 ठीक है, फिर एक जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साथियों 11 दूना 22 हो गया, 11 एकम 11, यहाँ से 6 जाएगा 67 हो जाएगा, 11 छंग 66, फिर एक जाएगा, फिर 11 एकम 11, फिर 6 जाएगा, 11 छंग 66। इसको अगर कट कर 2 अट्ठे 16, 0 2 अट्ठे 16 हो गया। अब 808 की गुणा 25 से करा लीजिए, आंसर आपको आपका मिल जाएगा। तो 808 की गुणा 25 से कराएं तो 8 पंजे 40 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया और फिर 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है,
दो से करें साथियों, 2 × 8 = 16 हो गया। फिर से क्या हो जाएगा, 2 × 8 आपका 16 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 10 आ गया, 2 आ गया, 0 2, यानी कि ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, 20,200 रुपए। तो 20,200 रुपए साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ए में लिखा हुआ है साथियों, ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास साथियों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।